हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सप्लाई शेड्यूल क्या है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि सप्लाई कर्व क्या होती है ना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, व्हाट आर द रीजन फॉर अप्लाइंग द लॉ ऑफ सप्लाई और व्हाई डज द सप्लाई लाइन मूव अपवर्ड्स। तो हम पूर्ति के नियम पढ़ेंगे। पूर्ति के नियम की कौन कौन सी मान्यताएं होती हैं उसके विषय में पढ़ेंगे और साथ में यह भी देखेंगे कि जो लॉ ऑफ सप्लाई होता है या जो पूर्ति का नियम होता है वह क्यों लागू होता है या उसके पीछे ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसके कारण जो सप्लाई कर्व होती है या सप्लाई लाइन होती है वह ऊपर की तरफ चढ़ती या बाएं से दाएं ऊपर चढ़ती हुई होती है। तो चलिए ये सब चीज़ हम इस वीडियो में स्टडी करते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई। द लॉ ऑफ सप्लाई इज अपोजिट टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ सप्लाई एस्टेब्लिश डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई मतलब पूर्ति का जो नियम दिया हुआ है, कहा गया है कि जो पूर्ति का नियम होता है वह लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट होता है। डिमांड में क्या होता है? डिमांड में यह होता है ना कि एक उपभोक्ता जो होता है वो क्या चाहता है? उपभोक्ता चाहता है कि जब कम कीमत हो तब वह वस्तु को खरीदे, है ना। मतलब कीमत कम होती है तो मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, डिमांड ज़्यादा होती है। डिमांड वाले चैप्टर में आपने ये पढ़ा था। लेकिन सप्लाई में क्या होता है? सप्लाई में ये होता है ना कि जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है, प्राइस घटती है तो सप्लाई भी घटती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि लॉ ऑफ जो सप्लाई होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। किसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है? प्राइस के बीच में और जो सप्लाई होती है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स होती है, जो सप्लाई होती है उनके बीच में डायरेक्ट या सीधा संबंध होता है। According to this law, supply of the commodity will increase with increase in price and decrease with decrease in price. Other things remaining the same. तो अगर जब हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करें तो लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है कि यदि प्राइस क्या हो रहे होंगे? इंक्रीज हो रहे होंगे, है ना। प्राइस क्या हो रहे होंगे? इंक्रीज हो रहे होंगे तो जो कमोडिटी है या जो सप्लाई होती है वह भी इंक्रीज होगी। मतलब आपकी कीमत बढ़ने पर जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगी। और यदि प्राइस आपका डिक्रीज होगा तो ना सप्लाई क्या हो जाएगी? वो भी डिक्रीज हो जाएगी, वो भी घट जाएगी। लेकिन कब? जब अन्य बातें समान रहेंगी। अन्य बातों के यथास्थिर रहने पर सप्लाई जो होती है कीमत के घटने पर घट जाएगी, कीमत के बढ़ने पर बढ़ जाएगी। It means that the price of commodity and its supply more in the same direction. In simple words, the relationship between supply and price is known as the law of supply. तो हम देख रहे हैं कि जो प्राइस है और जो कमोडिटी है या जो मात्रा है वस्तुओं की जो सप्लाई की जा रही है उनमें वो एक ही दिशा पे बढ़ते हैं। उनका जो डायरेक्शन होता है वो सेम डायरेक्शन होता है। मतलब घटेंगे तो घटेंगे दोनों और बढ़ना होगा तो बढ़ेंगे। मतलब प्राइस गिरा तो सप्लाई भी या पूर्ति जो होती है, जो क्वांटिटी होती है वो भी गिर जाएगी। बढ़ेगी अगर कीमत तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर हम सरल शब्दों में से कहें कि सप्लाई और जो प्राइस होता है इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है उसको जो शो करे उसे लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं। अकॉर्डिंग टू वाटसन, द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यदि अन्य बातें समान रहें तब द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इट्स प्राइस एंड डिक्रीज विद द फॉल इन प्राइस। तो यहाँ वाटसन भी क्या कह रहे हैं कि अन्य बातें जब समान रहें तब क्या होगा? तो अब आपकी अन्य बातें समान रहने पर लेकिन कीमत अगर इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई इंक्रीज होगी और प्राइस जो आपका डिक्रीज हो रहा है तो आपकी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक। लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? जो लॉ ऑफ सप्लाई है उसने क्या बताया हमें? उसने बताया कि प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा संबंध होता है?
सीधा संबंध होता है, पॉजिटिव संबंध होता है। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स that there is a positive relationship between the price of a commodity and its supply. That is why the slope of the supply curve is ascending from left to right. तो अभी हमने क्या देखा? हमने देखा जो लाभ सप्लाई है, जो पूर्ति का नियम है, वो क्या बता रहा है? दो चीज़ों के बीच में रिश्ते को बता रहा है, रिलेशनशिप को बता रहा है ना। और यह बता रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है वह पॉजिटिव होता है। और साथ में हमने ये देखा कि जो है ना आपकी स्लॉप होती है ना, वो कैसी होती है, कैसे ढाल लिए होती है जो सप्लाई कर्व होती है। जो सप्लाई कर्व होती है वो आपकी कैसी होती है, ऊपर चढ़ती हुई होती है। किस तरीके की होती है? बाएं से दाएं, है ना, लेफ्ट टू राइट। बाएं से दाएं क्या करती है? ये असेंडिंग होती है। अब इसे हम एक टेबल के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपका लाभ सप्लाई दिया हुआ है, तो लाभ सप्लाई में प्राइस दिए हुए हैं और क्वांटिटी दी हुई है। प्राइस देखिए 1 रुपीज़ है, क्वांटिटी कितनी हो रही है, सप्लाई कितनी हो रही है, 5 हो रही है। यहाँ प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 2 रुपये हो गया। अब प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी बढ़ के कितनी हो गई, 10 क्वांटिटी हो गई, है ना। जो यूनिट है, कितनी यूनिट है ना अब हम सप्लाई कर रहे हैं, 10 यूनिट सप्लाई कर रहे हैं। 3 रुपीज़ होने पर 15 यूनिट्स की सप्लाई की जा रही है और 4 यूनिट होने पर 20 यूनिट्स की सप्लाई की जा रही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पर जब प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी यूनिट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब सिंपल सा है कि सप्लाई, जो लाभ सप्लाई होता है और जो प्राइस होता है, उनके बीच में सीधा संबंध या पॉजिटिव रिलेशनशिप या डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब इसे एक डायग्राम के द्वारा हम समझ लेते हैं। आपके ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी दी हुई है और ओ वाई एक्सिस पर प्राइस दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो आपकी एसएस कर्व है ये, तो सप्लाई कर्व है ये, ठीक है। ये एसएस कर्व आपकी सप्लाई कर्व है, जो यह शो कर रही है कि यदि प्राइस बढ़ेगा तो मात्रा भी आपकी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी भी आपकी बढ़ेगी। 1 और ना आप देखेंगे जब 1 रुपीज़ है तो 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ होने पर 10 रुपीज़, 3 रुपीज़ होने पर 15 रुपीज़ यूनिट और 4 रुपीज़ होने पर 20 यूनिट्स की सप्लाई की जा रही है। इन सभी बिंदुओं को आप मिला लेंगे तो आपको एसएस कर्व मिल जाएगा, जो यह बता रहा है कि जो बाएं से दाएं ऊपर चढ़ता हुआ है। यदि क्या होगा, अब पहले मान लेते हैं कि अगर 4 रुपीज़ हैं और 20 यूनिट्स का सप्लाई की जा रही है और प्राइस अगर डाउन हो जाए, 3 रुपीज़ हो जाए तो कितना हो जाएगा, क्वांटिटी आपकी 15 हो जाएगी। 2 रुपीज़ होने पर 10 हो जाएगी और 1 रुपीज़ होने पर 5 हो जाएगी। यदि प्राइस घटेगी, प्राइस अगर घटती है तो आपकी क्वांटिटी भी घट जाएगी। प्राइस यदि बढ़ती है तो आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर हम सप्लाई या जो लाभ सप्लाई है, जो पूर्ति के नियम हैं, उनकी कुछ मान्यताएं होती हैं। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी नियम जब लागू होता है तो उस नियम के लागू होने पर कोई ना कोई मान्यताएं हुआ करती हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी मान्यताएं हैं जो पूर्ति के नियम को लागू करती हैं। There should not be any change in the income of the buyers and sellers. तो सबसे पहले क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जो बायर और सेलर हैं तो इनकी इनकम में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब जो इनकी आय है उस आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या बोला गया है? देयर शुड बी नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो तकनीक है उस तकनीक में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये कब के लिए है? ये लाभ सप्लाई के लिए। लाभ सप्लाई कब लागू होगा, इसकी ये मान्यताएं चल रही हैं। There should not be any change in the prices of factors of production. तो आपका जो प्राइस दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन के साधन होते हैं जिनसे वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस में भी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब उत्पत्ति के जो साधन हैं या उत्पादन के जो साधन हैं, उन साधनों की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। गोल्स ऑफ द फर्म शुड नॉट चेंज। तो जो
एक सप्लायर होता है, जो एक बिजनेसमैन होता है या जो फर्म ऑनर होता है, तो उसके जो गोल होते हैं, उसके जो लक्ष्य होते हैं, तो उसके लक्ष्य में भी परिवर्तन या चेंज नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन द टैक्स एंड सब्सिडी पॉलिसी ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो जो प्रोडक्ट्स बनाया जा रहा है, तो उस प्रोडक्ट्स में जो टैक्स लगता है, जो सब्सिडी होती है, जो सब्सिडी पॉलिसी होती है, तो उसमें भी क्या होना नहीं चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन द सेलर्स एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइजेज। और साथ में जो सेलर है, जो सप्लायर है, तो उसको यह आशा नहीं होनी चाहिए कि फ्यूचर में प्राइज बढ़ेंगे, क्योंकि क्या होगा, यदि उसको लगेगा कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो वह क्या करेगा, सप्लाई नहीं करेगा, प्रेजेंट टाइम में सप्लाई नहीं करेगा। वो अपने जो कमोडिटी है, उस कमोडिटी को वो स्टॉक में जाके रख देगा और वह सोचेगा जब प्राइस बढ़ेगा तब जाके हम क्या करेंगे, उसको सप्लाई करेंगे। तो क्या होना चाहिए कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की जो संभावना है, जो उसकी आशाएं हैं, वो नहीं होनी चाहिए। नो चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। तो जो न्यू फर्म आना या जो पुरानी फर्में हैं, जो ओल्ड फर्म्स हैं, उनका एग्जिट हो जाना, ये भी मार्केट में नहीं होना चाहिए। ना नई फर्में आएँ और ना पुरानी फर्में बाहर जाएं। क्यों, नई फर्में आएंगी तो उससे क्या होगा, नई फर्मों के आने से उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि कोई नई फर्म आएगी, कोई नई दुकान खुलेगी तो वस्तु ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगी ना, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, है ना। और यदि कोई पुरानी दुकान है, कोई पुरानी फर्म है, कोई पुरानी इंडस्ट्री है, और यदि वो बाहर हो जाती है, बंद हो जाती है, तो वो जो सप्लाई कर रही थी तो उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से कहा गया है कि मार्केट में किसी प्रकार की जो फर्म एग्जिट या एंटर हो रही हैं, वो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक आता है कि व्हाट आर द रीजन फॉर अप्लाइंग द लॉ ऑफ सप्लाई, और व्हाई डज द सप्लाई लाइन मूव अपवर्ड्स। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो लॉ ऑफ सप्लाई है, वह नियम क्यों लागू होता है, ऐसा क्या कारण है कि लॉ ऑफ सप्लाई का नियम लागू होता है। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो पूर्ति की रेखा होती है, वह ऊपर की ओर क्यों जाती है। ये परीक्षा में अधिकांशतः इसी तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। तो इस बात को आपको अपने माइंड में रखना है कि इसको इस तरीके से पूछा जाता है तो क्या लिखना है। चलिए इसे देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई आर रीजन्स अंडरलाइंग द लॉ ऑफ सप्लाई। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो पूर्ति के नियम की व्याख्या है, अर्थात पूर्ति के नियम के पीछे कौन कौन से कारण हैं, किस कारण से लॉ ऑफ सप्लाई लागू होता है ना, तो उनको हम देख लेते हैं। द लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्रेसेस द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। अभी हमने देखा कि लॉ ऑफ सप्लाई या पूर्ति का नियम हमें क्या बताता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है। किसके बीच में बताता है, प्राइस और सप्लाई के बीच में हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप को बताता है। Therefore, when we express the law of supply in the form of a curve, it is rising upwards towards the right. This means that when the price of a good increase, then its supply also increases, and if the price of good declines, then its supply also declines. This take place usually due to the following three reasons. तो अभी जो पढ़ते आ रहे हैं तो हमने क्या देखा था कि कीमत बढ़ने पर या प्राइस बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ रही थी, है ना, कीमत घटने पर प्राइस भी घट रही थी। तो ऐसा क्या होता है, किसके कारण ऐसा होता है, तो कौन से नियम है ना जो होते हैं, या कौन सी ऐसी बातें होती हैं, या कौन से ऐसे कारण होते हैं, वो कारण हम देख लेते हैं। यहाँ पर 3 रीजन्स दिए हुए हैं, तो उन्हें देख लेते हैं। तो चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का मतलब है स्टॉक में परिवर्तन। तो कैसे स्टॉक में परिवर्तन होगा, इन केस ऑफ इंक्रीज इन प्राइस द सेलर्स ब्रिंग द गुड्स इंक्लूडेड इन देयर स्टॉक फॉर सेल इन द मार्केट। Contrary to this, if there is decline in price, then the sellers present larger quantity of their stock for sale in the market, and they may also remove the goods from the market and include them in their stock. But this is possible only when the goods are not perishable in
नेचर। तो अब समझ लेते हैं कि स्टॉक में परिवर्तन किस तरीके से होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, है ना। तो अब वस्तु की कीमत क्या होगी अगर बढ़ जाती है। वस्तु की कीमत यदि बढ़ जाती है तो एक सप्लायर क्या करेगा, जो स्टॉक में रखा हुआ सामान भी है उसका, जो रखा हुआ कमोडिटी भी है, जो गुड्स हैं, तो वो सप्लाई कर देगा मार्केट में। क्यों कर देगा, क्योंकि प्राइस बढ़ गई हैं, प्राइस इंक्रीज हो गई हैं। अब प्राइस इंक्रीज होने पर वह स्टॉक में से अपना कमोडिटी निकाल के मार्केट में सप्लाई कर देगा। तो क्या हो गया, सप्लाई बढ़ गई, एक रीजन हो गया। लेकिन इसके ठीक अपोजिट हम देखेंगे, इसके विपरीत अगर हम देखते हैं, यदि प्राइस घट जाती है, यदि प्राइस क्या हो जाती है, घट जाती है, तो वो सेलर क्या करेगा, जो मार्केट में उसने सप्लाई की भी थी ना, तो उस सप्लाई को वो वापस स्टॉक में रख लेगा। ठीक, वहाँ से हटा देगा, रिमूव कर देगा गुड्स को, और वह क्या करेगा, अपने स्टॉक में वापस उसको रख लेगा। क्यों, कम कीमत पे वो सप्लाई नहीं करना चाहता है, वह बेचना नहीं चाहता है। लेकिन ऐसा भी कब होगा, ऐसा तब संभव होगा जब जो वस्तुएं हैं वह, उनका नेचर कैसा हो वस्तुओं का, वह शीघ्र नष्ट होने वाली ना हो। जैसे कि सब्जी हो गई, दूध हो गया, मीट वगैरह हो गया, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो जल्दी खराब हो सकती हैं, तो इनको स्टॉक में वापस नहीं रखेगा। अब कीमत कम हो या कीमत ज़्यादा हो, तो वो क्या करेगा, इन वस्तुओं को, जो जल्दी खराब होने वाली वस्तु हैं, उनको वह मार्केट में सप्लाई करेगा। लेकिन जो टिकाऊ वस्तु होती हैं उनको वह वापस ले सकता है। तो चेंज इन स्टॉक के द्वारा भी सप्लाई क्या होती है, प्रभावित होती है। अब दूसरा रीजन कौन सा है, चेंज इन नंबर्स ऑफ फर्म्स। अ राइज इन प्राइस इंडक्स द प्रोस्पेक्टिव प्रोड्यूसर टू एंटर इनटू द मार्केट टू प्रोड्यूस द गिवन कमोडिटी सो एज टू अर्न हायर प्रॉफिट। तो अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, यदि मार्केट में न्यू फर्म्स एंटर हो रही हैं या ओल्ड फर्म्स एग्जिट हो रही हैं, तो उससे भी सप्लाई प्रभावित होगी, है ना। यदि मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है, तो जो अदर पर्सन होंगे, अदर व्यक्ति होंगे, तो वो क्या सोचेंगे, भाई मार्केट अच्छा है, मुझे भी एक नई दुकान खोल लेनी चाहिए, इसमें बड़ा प्रॉफिट होता है ना। या कोई फर्म में ऑनर होगा तो बोलेगा कि उस फर्म में ऑनर को बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, मुझे भी एक नया फर्म कर लेना चाहिए, एक नई इंडस्ट्री खोल लेनी चाहिए। अब वो नई इंडस्ट्री खोलेगा, क्यों, क्योंकि देख रहा है कि प्राइस कितने हाई जा रहे हैं, प्राइस कितने इंक्रीज हैं, है ना। तो यह सोचकर वो क्या कर रहा है, न्यू फर्म को ओपन कर रहा है, या न्यू इंडस्ट्री को ओपन कर रहा है, या एक नई दुकान को ओपन कर रहा है ना। लेकिन वहीं पर यदि प्राइस क्या हो जाए, प्राइस अगर घटने लगे, तब क्या होगा, तो इंक्रीज नंबर ऑफ फर्म्स राइजेज द मार्केट सप्लाई। हाउएवर एज द प्राइस स्टार्ट्स falling, some firms which do not expect to earn any profit at a lower price either stop the production or reduce it। ये वहीं पर अगर कीमत घट जाती है, प्राइस कम हो जाता है, तो प्राइस कम होने के कारण तो कुछ फर्में जो होंगी, वह जो पहले से हैं, जो मार्केट में पहले से हैं, तो वो भी प्रोडक्शन कम कर देंगी, है ना, वो सप्लाई कम कर देंगी। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, कीमत इतनी ज़्यादा गिर गई है कि उस गिरी हुई कीमत पर वह प्रोडक्शन करना नहीं चाहेंगे। तो इट रिड्यूस द सप्लाई ऑफ द गिवन कमोडिटी एज द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट डिक्रीज। तो वह क्या करेंगे, जिनको बहुत ज़्यादा लॉस होने लगेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगेगा, तो वो यहाँ तक कि सप्लाई तो बंद करेंगे, हो सकता है वो अपनी फर्म को भी बंद कर दें, है ना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि फर्म भी सप्लाई को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिसके कारण पूर्ति का नियम या जो ला का नियम है वो फॉलो करते हैं या लागू होता है। अब तीसरा रीजन क्या है, प्रॉफिट मोटिव, मतलब लाभ, जो लाभ के होता है कि हमें लाभ होगा, है ना, एक लक्ष्य होता है ना, एक मोटिव होता है, तो प्रॉफिट मोटिव होता है, तो उस वो भी सप्लाई को प्रभावित करती है। चलिए उसे देख लेते हैं। When there is increase in the price of a good, then in anticipation of profit, some producers who produce other goods also start producing that particular goods, due to which there is an increase in the supply of that good in the market. Contrary to this, those producers who are relatively less efficient are not able to drive
profits and so they completely shut down their productions। तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि एक सप्लायर को कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है तब तो वो सप्लाई भी कंटिन्यू रखेगा, लेकिन यदि उसे लगेगा कि नहीं अब हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वह अपनी इंडस्ट्री में से जो सप्लाई कर रहा था, जो प्रोडक्शन कर रहा था, उस प्रोडक्शन को भी बंद कर देगा। एक चीज़ और होती है, जब कभी लगता है कि फ्यूचर में प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो वहाँ पर भी सप्लायर क्या करता है, यह माइंड में रखता है कि भाई फ्यूचर में अगर होना प्राइस बढ़ने वाले हैं तो हम अभी सप्लाई नहीं करते। कब करेंगे? फ्यूचर में सप्लाई करेंगे जब कीमत बढ़ जाएगी, है ना। और वहीं जब लगता है कि फ्यूचर में नहीं दाम कम होने वाले हैं तो अब क्या करें, जितना भी है ना सामान है, जितनी वस्तु है उसे अभी ही सप्लाई कर दो। तो इस तरीके से सप्लाई प्रभावित होती है और पूर्ति का नियम यहाँ पर लागू होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे